सुप्रभात। आज चूँकि यह वीडियो मैं सुबह सुबह बना रहा हूँ, इसलिए सभी छात्रों को सुप्रभात, सुबह का नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में इकोनॉमिक्स के लेसन को शुरू कर चुके हैं, उसके कुछ हिस्सों को पढ़ चुके हैं। दूसरे भाग में उसके बाकी हिस्सों को जान समझ लेंगे कि आखिर इस लेसन में हमें समझाया क्या गया है, बताया क्या गया है। अब पिछले लेसन में कार्यशील पूंजी तक आप लोगों ने अध्ययन किया है कि कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी क्या है, इस सब चीज़ों को चर्चा कर चुके हैं। अब भूमि के विषय में जानेंगे। भूमि जो है एक स्थिर है। भूमि को हम विकास नहीं कर सकते, इसे बढ़ा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कोई 10, 20, 50, 100, 200 आदमी मिल जाए और इसको एक तरफ से पकड़ के खींचने लगें तो ये बढ़ जाए। जैसे जनसंख्या हम लोग अपना बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे पृथ्वी को भी बढ़ाने की अगर क्षमता होती तो फिर पूछना ही क्या था। परंतु क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं। पृथ्वी सीमित है और इस पर के संसाधन भी सीमित है। पृथ्वी पर हम जितने लोग निवास करते हैं, उन सभी लोगों के लिए भोजन की जरूरत है और इस भोजन की उत्पत्ति कृषि कार्य से होती है और कृषि पर ही हमारे देश की 75% जीविका भी निर्भर करती है। यानी देश की 75% आबादी कृषि पर निर्भर है, जो कृषि से अपने जीविका का निर्वहन करती है। तो लाजिम सी बात है कि भूमि स्थिर है, जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं, जीविका के लिए भी, रोजगार के लिए भी। तो ऐसी स्थिति में कौन सी ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो हमारे भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कृषि के पैदावार को बढ़ाना होगा। उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, यह समझना होगा। अब पृथ्वी को तो बढ़ा के नहीं सकते, बढ़ा लेते तो उत्पादन बढ़ जाता। यही कर सकते हैं, जो बंजर भूमि है, जो पठारी भूमि है, उसको कृषि योग्य बना सकते हैं। असिंचित भूमि है, उसको सिंचित करके कृषि योग्य बना सकते हैं। यही कार्य हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पृथ्वी को खींच करके बढ़ा दें, ऐसा संभव नहीं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो गुलामी के समय में हमारे देश में कई बार अकाल पड़ चुके थे। 1932 में, 1930 में। आज़ादी के बाद भी थोड़ी बहुत दिक्कतें, बहुत ज़्यादा तो नहीं आई, थोड़ी बहुत दिक्कतें कहीं कहीं अकाल के कारण हुई थी, परंतु जल्द ही हम लोगों ने उस पर काबू पा लिया। क्रमिक रूप से हमारे देश में आज़ादी के बाद कृषि ने विकास किया। पहले हम दूसरे देश से आयात करके भोजन प्राप्त करते थे, यानी हमें अपने उत्पादन से हमारे भोजन की पूर्ति नहीं हो पाती थी। आज़ादी के बाद क्रमिक रूप से हमने अपने भोजन के लिए आत्मनिर्भरता प्रारंभ किया। इसके लिए हमारे देश में 1960 में हरित क्रांति लाई गई। अब क्रांति शब्द से सबसे जुड़ करके आप सोच रहे होंगे कि जैसे इतिहास में क्रांति पढ़ते हैं, मार काट, लूट पाट, छीन, ये नहीं। ये हरित क्रांति कोई ऐसी क्रांति नहीं, इतिहास की क्रांति नहीं है। ये इकोनॉमिक्स की क्रांति है, अर्थ की क्रांति है। आर्थिक क्रांति के लिए हमारे देश में 3 तरह की क्रांति चलाई गई थी। इन तीनों क्रांति में सबसे पहली क्रांति हरित क्रांति है। हरित क्रांति के मतलब कि पृथ्वी पर उपलब्ध जो भी पृथ्वी पर हमारे पास कृषि योग्य भूमि है, उसमें उपज को बढ़ाना, उन्नत किस्म के खाद का प्रयोग करना, अनेक औजारों का प्रयोग करना जिससे हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए, सिंचाई से साधनों का प्रयोग करना, ये सब कार्य हरित क्रांति के द्वारा किए। दूसरी क्रांति हमारे देश में हुई जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है।
व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो इसमें हुआ कि दूध उत्पादन के बढ़ाने की व्यवस्था की गई, जिसे आप लोग अमूल दूध का नाम सुनते हैं, रोज़ प्रचार भी देखते हैं, बहुत प्रचार होता है, दूध लोग पीते भी हैं। तो ये गुजरात की एक कंपनी है जो शुरू में हमारे देश में श्वेत क्रांति की शुरुआत इसी से हुई थी, जिसने दूध का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाया और आज सूखे दूध के रूप में भी दूध बेचता है और लिक्विड के रूप में भी दूध बेचता है। यह कंपनी, यह भारत की कंपनी इस तरह से दूध का व्यापार खड़ी कर दी कि आज हमारे देश में सब जगह दूध की सप्लाई पॉकेट में भी शुरू हो गया। तो श्वेत क्रांति, अब दूध की क्रांति को कहते हैं कि दूध सब जगह उपलब्ध हो, सब लोगों के पास पहुंच सके, इसकी जो व्यवस्था की गई वह व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति के नाम से जानी जाती है। तीसरी क्रांति है आर्थिक क्रांति में सिल्वर रिवॉल्यूशन, चांदी क्रांति। अभी सोच रहे होंगे चांदी की कौन क्रांति हो गई, चांदी सब लोगों के घर घर बांटा गया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, चांदी किसी के घर नहीं बांटा गया है। ये सिल्वर रिवॉल्यूशन में मत्स्य उत्पादन बढ़ाया गया, मछलियों का उत्पादन बढ़ाया गया। फिर भी अभी भी बिहार हमारा उसमें आगे नहीं हो पाया। विश्व के पटल पर भारत मछली उत्पादन में भी अग्रणी हुआ। हमारे यहाँ मछली उत्पादन को बढ़ाया गया, तालाब खुदवाए गए, नए नए तरीके के द्वारा हैचरी किया गया, यानी मछलियों से अंडे निकाले गए और उससे पालन किया गया। और आज देखते ही होंगे आपके बाज़ार में रोज़ ट्रकों से मछलियाँ आती हैं और लोग उसका भक्षण कर जाते हैं, पेट भर लेते हैं अपना। तो ये क्रांति लाई। अब हम चर्चा यह करेंगे कि सीमित भूमि में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के कौन से तरीके। सीमित भूमि में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई तरीके हम लोग अपना सकते हैं। पहला तरीका होगा विविध कृषि प्रणाली या बहुफसलीय प्रणाली। एक खेत में बार बार अदल बदल के दूसरे तरह के फसल को एक साल में उगा लेना। जैसे आपने अभी गेहूं की कृषि देखी, रबी फसल का उत्पादन हुआ, रबी फसल की जैसे ही कटनी की गई, खेत को जोत के मूंग लगा दिया। 3 से 90 दिन में मूंग टूट जाएगा, 3 महीने में खेत खाली हो जाएगा। तब तक आपके पास फिर समय आ जाएगा धान की कृषि करने का। उसके पहले भी आप कृषि कर सकते हैं खरीफ फसल की, जो बीच में की जाती है, उसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है। मक्का लगा सकते हैं और क्या बोलते हैं, बाजरा लगा सकते हैं। ये सब खेती मोटे अनाज की, उसमें हम लोग मड़ुआ लगा सकते हैं, रागी जिसे कहते हैं, ये सब लगा सकते हैं। और उसे काटकर फिर खरीफ फसल में धान की भी खेती कर सकते हैं। परंतु ये धान की खेती पिछता हो जाएगी, यानी बाद वाली वैरायटी, लेट वैरायटी में आ जाएगी। तो इस तरह से एक ही खेत में कई फसल चक्र अपना करके हम कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। दूसरी विधि क्या है? उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना, उन्नत किस्म के खाद और बीज का प्रयोग करना। खेतों में उर्वरक का अधिकतम प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन लेना। खेतों में अधिकतम उर्वरक का प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन लेना। अच्छे किस्म का बीज डाल करके अधिकतम उत्पादन लेना। इसके लिए सरकार भी जोर करती है, सरकार भी प्रयास करती है और आम लोग भी प्रयास करते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। सिंचाई के साधनों का प्रयोग। पहले हमारे देश की कृषि जो है मानसून के साथ जुआ कही जाती थी।
कि भारत की कृषि मानसून के साथ जुआ है, मानसून की बारिश अच्छी हुई तो कृषि अच्छी होगी, नहीं हुई तो नहीं होगी। फलतः हमारे यहाँ सिंचाई के साधनों का समुचित प्रयोग करने की सरकार ने व्यवस्था की और हमारे यहाँ नहर, नलकूप, पंपिंग सेट इत्यादि की सरकार ने व्यवस्थाएं की। पहले हमारे यहाँ सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और बरसात इस 3 तरीके से सिंचाई होती थी, परंतु आगे चल कर के सिंचाई में वृद्धि हुई। हम नलकूप भी है, तालाब भी है, नहर भी है, पंपिंग सेट भी हैं, ये सारी व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई, सिंचित क्षेत्र बढ़ा और उत्पादन भी बढ़ गया। तो सिंचाई के साधन बढ़ा करके कृषि उपज को बढ़ाया जा सकता है। और आगे क्या है, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करना। बहुत सी फसल की स्थिति यह होती है कि फसल का उत्पादन किसान ठीक करता है, उत्पादन भी ठीक होता है, परंतु उसका सही तरीके से विपणन नहीं हो पाता, यानी घर नहीं आ पाता है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वैसी स्थिति में उत्पादन कम होता है। तो नए औजार, नए टूल्स का प्रयोग करके या खेती करने में समय ज़्यादा लगता है, किसान अधिकतम मेहनत करता है, फिर भी उत्पादन उस हिसाब से नहीं होता है। तो इस तरह से भी नए औजार, आधुनिक हथियार को प्रयोग करके, आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके भी ऐसा किया जा सकता है कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अब थोड़े से चर्चा करेंगे पालमपुर की भू वितरण। पालमपुर के भूमि का वितरण वृत्त चित्र द्वारा आपकी किताब में समझाया गया होगा, जिसे आप देख लेंगे। अधिकतर भूमि जो है बड़े लोगों के पास है, जो भूपति कहलाते हैं, सामंतों के पास है, जमींदारों के पास है। थोड़ी सी भूमि जो है मध्य वर्ग के पास है, और जो सामाजिक अपवर्जन में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के पास बहुत ही कम भूमि, वो कृषि मजदूर। इस तरह से पालमपुर के गांव का भूमि का बंटवारा है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कृषि में औजार खरीदना है, मशीनरी खरीदना है, खाद बीज का प्रयोग करना है, पैसे कहाँ से हैं। अब बड़े किसानों के पास पैसे तो कृषि से ही उत्पन्न हो जाते हैं, छोटे किसानों के पास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बड़े किसान के पास कृषि अधिशेष होता है। कृषि अधिशेष अब क्या है यह समझ लेना जरूरी है। जैसे व्यापार अगर करते हैं तो लाभ, शुद्ध लाभ और कुल लाभ। अगर किसी वस्तु को आपने 200 रुपये में खरीदा, 250 में बेच दिया, तो 50 रुपये आपका कुल लाभ है। परंतु इस 50 रुपये में से शुद्ध लाभ जब निकालना होगा, तो शुद्ध लाभ निकालने के लिए आपके आने जाने का भाड़ा, आप जिस दुकान से व्यापार करते हैं उसका भाड़ा, आपने जो मजदूरी की उसका भाड़ा, उसका खर्च सब निकाल देते हैं, और 30 रुपये मान लिया निकल गया, तो आपका शुद्ध लाभ 20 रुपया हुआ। इसी तरह से कृषि अधिशेष है। कृषि कार्य आपने किया, कृषि से जो भी उत्पादन हुआ, आपकी कृषि में जो लागत लगा, आपने जो मजदूरी की, आपने जो मेहनत किया, मजदूरों को लगाया, औजार को लगाया, औजार पर जो पैसे खर्चा किए, खाद बीज पर जो खर्च किए, सिंचाई पर जो खर्च किए, इन सभी खर्चों को काटने के बाद जो अन्न बचता है वह कृषि अधिशेष कहलाया। अब उसे आपने बाजार में बेचा तो वो शुद्ध लाभ आपका हुआ। तो बड़े किसानों के लिए शुद्ध लाभ ज़्यादा होता है, तो वो छोटे छोटे किसान को अपने शुद्ध लाभ में से भी दे देते हैं कर्ज के रूप में, उससे भी पैसे कमाते हैं। छोटे जो मझले ग्रुप के किसान हैं उन लोगों के पास अधिशेष ही नहीं बचता, वो अपना खर्च चलाने में ही व्यस्त रहते हैं। आगे अब कर्जों के रूप में अधिशेष कैसे किस किसान कर्जे में डूब जाता है, कर्ज से नहीं उबर पाता है, कर्ज कहाँ लेना चाहिए, इन सब की चर्चा आगे के लेसनों में मिलेगी आप लोगों को।
ये लेसन आपका एक तरफ से समाप्त हो गया है। इस लेसन में आप लोगों के पास कोई प्रश्न होगा तो आप लोग फ़ोन से पूछ सकते हैं या लिख करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।